नमस्कार। आज मैं आप लोगों को 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ सवालों के बारे में बताऊंगा। आप कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी याद कर लें, जवाब देने वक्त आपका इनर कॉन्शस और आपकी समझ ही अपनी भाषा में आप जवाब दे पाएंगे। इसीलिए आप किसी भी मुद्दे को समझने की कोशिश करें और समझकर अपने विचारों को रखें। हर बार आप अपने ढंग से एक ही बात के जवाब को अब भिन्न भिन्न तरीकों से देंगे। इसी कारण से आपको लगातार उस पर एक समझ बनानी होगी और वही समझ आपके इंटरव्यू बोर्ड के सामने में आपके भाषा में सामने आएगा। इसीलिए आप कभी भी रटी रटाई बातों को न अपना समझें, क्योंकि वो इंटरव्यू बोर्ड में बदल जाएंगे और आप अपने ही ढंग से जवाब देंगे। इसलिए आपकी जानकारी, आपकी समझ, आपका एक व्यू ही आपके साथ बोर्ड के अंदर जाएगा। मैं बिहार के वर्तमान कुछ मुद्दों के बारे में बात करूंगा। इन मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण है बिहार में चुनाव और जातिवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और आप बिहार में नक्सलवाद और वर्तमान स्थिति, बिहार में प्राथमिक शिक्षा और कोरोना संकट का कारण। इसमें सवाल अक्सर बोर्ड आपसे जो भी सवाल पूछा जाएगा आपको कटघरे में या आपको द्वंद्व में फंसाने की कोशिश होगी। मैं पिछले ही क्लिप्स में और कई टॉपिक्स पर बात कर चुका हूं कि आपको हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसमें सरकार के विरुद्ध तो बोलना ही नहीं, अगर बोलना भी है तो उसको दबे स्वर में और जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी है। दूसरा, संविधान सर्वोच्च है। तीसरा, सकारात्मक बात होनी चाहिए। और चौथा, हाशिए पर के लोगों की बात होनी चाहिए। इन चार मुद्दों को ही आप हर जवाब में केंद्र में रखेंगे, इसके बाद ही अपना व्यू रखेंगे। और अगर आप हठधर्मिता अपनाते हैं और अपनी बात को पूरी जिद के साथ वहां साबित करने की कोशिश करते हैं तो आप फंस सकते हैं, कारण कि बोर्ड वहां काफी सशक्त ढंग से आपके अंतर्वीक्षण के लिए वहां बैठा है कि आप मूलभूत रूप से कैसे हैं। कहीं आप आक्रामक तो नहीं हैं, कहीं आप किसी विचार से बंधे हुए तो नहीं हैं, आप में फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं, आप समस्या के अनुकूल और सीनियर अधिकारियों के अनुकूल आप अपना काम निभा पाते हैं कि नहीं। इसलिए वहां एक आज्ञाकारी अधिकारी को चुनते हैं जो ऊपरी अधिकारियों की बात को अक्षरशः पालन करे। इसीलिए आपको हठधर्मिता तो अपनानी ही नहीं चाहिए और अक्सर आपको अपने जवाबों में नरमी और एक सृजनात्मक होना पड़ेगा, तब जाके आपके जवाबों में दम आएगा, आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिलेंगे। कोई जरूरी नहीं कि ये सवाल किसी लड़के से ही पूछा जाए, लेकिन इनमें से कोई भी सवाल पूछा ही जाएगा। इसलिए ये अभी के सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे मैं बारी बारी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बोर्ड किस तरह से आपको सवाल करेंगे और आपको जवाब कैसे देने की कोशिश करनी चाहिए। बिहार में चुनाव और जातिवाद, आपकी तमाम चीजों के बाद आपकी मानसिकता के लिए आपसे पूछेंगे कि पूछा जाएगा, बोर्ड पूछेगा कि क्या जी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि बिहार के चुनाव में जातिवाद सबसे बड़ा मुद्दा होता है? ये सच है कि ये मुद्दा होता है, लेकिन जातिवाद के मुद्दे को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा घातक हो सकता है। आपको जो कड़वा सच है उसको एक्सेप्ट करते हुए अन्य सचों को, अन्य बातों को सामने रखना होगा। तो यहाँ आपको जवाब देना होगा, हाँ सर, जातिवाद बिहार के चुनाव का महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा है जो मतदाता है, जो वोटर्स हैं, वो व्यक्तिगत लाभ को महत्वपूर्ण मानते हैं कि कहाँ उनके अपने स्वार्थ सिद्ध हो रहे हैं। वो इन कारणों से जातिवाद से अलग मतदान करते हैं। इसीलिए जातिवाद के मुद्दे को हम महत्वपूर्ण न कहकर हम व्यक्तिगत स्वार्थ को मुद्दा बना सकते हैं, जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ में विकास हो सकता है, उसके आम जनजीवन, आम व्यक्तित्व या उसकी मानसिकता या उसकी जरूरतों के अनुकूल हम मतदाता को घोषित कर सकते हैं। इससे आप बच सकते हैं।
कि व्यक्ति जातिवाद की जगह पर यहाँ मतदाता अपनी मूल स्वार्थों को, अपनी जरूरतों को महत्वपूर्ण मानता है। इन जरूरतों में कुछ भी हो सकता है। वह अपने सामुदायिक जातिवादी व्यवस्था से जुड़कर वह अपने जो उसका स्वाभिमान है या जो उसकी जो पहचान है या उसके जो निजी स्वार्थ हैं या दूसरे जातियों से जो प्रतिद्वंदिता है वह कम होती है। ये सब समझना है, बोलना नहीं। दूसरी ओर यह भी कहना है कि जातिवाद तो मुद्दा है जरूर, लेकिन यह अब बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो गया है। अब आर्थिक युग में अब आपकी आर्थिक जरूरतें अधिक आवश्यक, अधिक बड़े मुद्दे के रूप में मतदाता को प्रभावित करते हैं। हाल के दिनों में बिहार में जो आर्थिक गतिविधियों में जो तेजी आई है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक चीज़ों से जुड़ा है। उसकी जो आमदनी है, उसके जो आर्थिक स्रोत हैं, जो आर्थिक गतिशीलता है, उसमें जो उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, वहाँ वो मतदान करता है। इसलिए जातिवाद से अधिक व्यक्तिगत स्वार्थ और उसके व्यक्तिगत आर्थिक विकास को हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं। यह विधानसभा चुनाव में होता है। एमपी के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दे और महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें उसका व्यक्तिगत और पारिवारिक जो जरूरतें होती हैं वो महत्वपूर्ण ढंग से काम करती हैं। यहाँ आप जातिवाद को किनारे कर व्यक्ति के निजी स्वार्थ और उसकी जरूरतों को हम महत्वपूर्ण मुद्दा बनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इससे फिर बहुत से काउंटर सवाल हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इस व्यक्तिगत स्वार्थ में बच्चों की बढ़ती शिक्षा, उनकी बेटी और उनके कई तरह के राजनीतिक राज सहायता और कई ऐसे चीज़ों से उनको इस तरह से प्रभावित होकर वो वोट देते हैं? हाँ सर, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि इससे उसके परिवार में जो आर्थिक रूप से जो संपन्नता बढ़ी है या उसकी समृद्धि या उसके कुछ स्रोत बढ़े हैं, यह उसके वोट को प्रभावित जरूर करेंगे। इस तरह से पहले मुद्दे को हम समझकर अपने ढंग से जवाब देना होगा। यहाँ पर हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। दूसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार और आप। इसमें बड़ा अजीब तरह से सवाल पूछा जाएगा। कहा जाएगा कि आप अधिकारी बनेंगे तो बहुत मोटी रकम कमाएंगे, आप तो पूरे पैसे के लिए ही अधिकारी बनना चाह रहे हैं। यहाँ तो देख रहे हैं चारों तरफ पूरा भ्रष्टाचार है। चारों अधिकारी, कर्मचारी, सभी जितने हैं, पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है, पूरा सिस्टम, तंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त है। वर्तमान सरकार तो भ्रष्टाचार के कारण बदनाम भी है। आपको फंसाने की कोशिश करेंगे वो, तो आपको एक सिरे से नकारना है कि सर कुछ हद तक है, लेकिन इस पर नियंत्रण भी लगा जा रहा है। लेकिन जहां तक मेरी बात है तो इस पर आपको कहना है कि सर मैं बहुत छोटे से अपने परिवार से आता हूँ, किसान परिवार से, या जिस परिवार से आता हूँ जहाँ मैं देखा हमारी ज़रूरतें बहुत सीमित हैं, और जितना मैं इस नौकरी से मुझे वेतन मिलेगा, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, मैं संतुष्ट रहूँगा। और सबसे बड़ी बात सर, मैं यह नौकरी अपने सम्मान के लिए पाना चाहता हूँ, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए पाना चाहता हूँ, अपने सम्मान और अपने स्वयं के अहम के लिए पाना चाहता हूँ, अपने लिए यह नौकरी चाहता हूँ, मेरे जीवन की जो सार्थकता है उसके लिए पाना चाहता हूँ। सम्मान सर मेरे लिए सबसे बड़ा फैक्टर होगा, और मैं नहीं चाहूँगा कि सर एक भ्रष्ट अधिकारी के रूप में हम इस व्यवस्था में शामिल हो। तो क्या इसमें फिर उधर से काउंटर सवाल होगा कि क्या आप भ्रष्ट नहीं होंगे, लेकिन आपका परिवार, आपके माँ बाप, आपकी पत्नी या आपके बहन, रिश्तेदार तो चाहेंगे कि आप ऐसे पोस्टिंग करें या ऐसे नौकरी में जाएं जहां से कुछ आमदनी हो, कुछ एक्स्ट्रा पैसा हो। और सबसे बड़ी बात तो आप यह नौकरी इसलिए पाना चाहते हैं कि मोटी रकम दहेज के रूप में लें। तो ये कहिएगा सर सच है कि भ्रष्टाचार के प्रेरक परिवार होता है, परिवार के कारण ही भ्रष्ट होते हैं आदमी। लेकिन मैंने जीवन में सीखा है सर कि अपने लिए ही जो जी रहे हैं और उसमें जो पारिवारिक संतुष्टि है वह सबसे महत्वपूर्ण है। जो सामाजिक प्रतिष्ठा है और जो तमाम चीज़ें हैं वह आपके
आर्थिक या संसाधन या आपके भौतिक उपलब्धियों से न होकर सुकून से जीने में है। मैं सुकून से जीना चाहता हूँ, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने परिवार के साथ सुकून से जीना चाहता हूँ। दहेज के मामले में सर मैं पूरी कोशिश करूँगा, ईमानदारी से बोलना है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं दहेज न लूँ और माँ बाप और तमाम चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि दहेज की बात न करें, और इसमें मैं अपने भरसक पूरी तरह से इसमें सबों को मना कर दहेज रहित शादी करने का प्रस्ताव रखूँगा, और शायद मैं सफल हूँ, देखते हैं। फिर आपसे ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे और आपको हर जवाब दिल से देनी है, ईमानदारी से देनी है। आपको वहां पर पूरा गांधीवादी बन जाना है। आप हैं या नहीं है दूसरी बात है, लेकिन आपको उस समय एकदम स्वार्थ से रहित और तमाम चीज़ों से भरे पूर्ण होना चाहिए। तभी आपकी आवाज़ में, आपकी बात में बुलंदी आएगी, तभी जाके आप बोर्ड को कन्विंस कर सकेंगे और उनको लगेगा कि नहीं, यह शायद अच्छा अधिकारी बन सकेगा और अपनी निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह रहेगा। ऐसे दूसरे सवाल को, इसके बाद वाला सवाल जो है, बिहार में नक्सलवाद और वर्तमान स्थिति, किसी और से यह भी पूछा जा सकता है, क्या ये बिहार में नक्सलवाद की क्या स्थिति है? क्या लगता है कि बिहार में नक्सलवाद खत्म हो गया? सर, नक्सलवाद पर नियंत्रण जरूर लगा है और बहुत हद तक इस पर नियंत्रण सरकार की नीतियों से आया है, लेकिन उससे भी बड़ा जो कारण बना है कि आर्थिक गतिशीलता। नक्सलवाद से या नक्सली घटनाओं से जुड़े हुए लोग अब हथियार की जगह पे अपने समृद्धि और संपन्नता और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आर्थिक जो गतिशीलता आई है, जो कमाने का जो जोर लगा है कि किस तरह से हम मेहनत, अपनी बुद्धि और अपने तमाम चीज़ों से हम इस आर्थिक गतिशीलता में शामिल होकर अर्थ कमाएं, धन कमाएं और अपनी संपन्नता और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। इस होड़ में लग जाने के कारण नक्सल जो थे, जो नक्सली आंदोलन से जुड़े हुए थे, वो सब उससे अलग होते चले गए हैं। और सरकार की भी कई योजनाएं थी जो ऐसे चीज़ों पर अंकुश लगाने में कामयाब हुई हैं। वैसे छिटफुट घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन वो सब अब नक्सल आंदोलन नहीं है, अब वो एक तरह से डकैतों का ग्रुप हो गया है, वो एक लुटेरों का ग्रुप है, वो किसी विचारधारा से नहीं है। अब वो एक तरह से कहें तो एक समूह है जो लूटपाट, लेवी और रंगदारी जैसे चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। इस तरह से बिहार में और यहाँ तक कि बहुत से जगहों पर नक्सलवाद कमज़ोर पड़ता दिख रहा है। वह हमारी आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के कारण ऐसा हो रहा है, जिसमें सरकार और तमाम चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। संचार क्रांति की भी इसमें ज़बरदस्त भूमिका है, जिससे लोगों को मूल धारा में शामिल होने में सुविधा हुई है, जिससे नक्सल आंदोलन कमज़ोर पड़ा है। चौथा सवाल है बिहार में प्राथमिक शिक्षा पर आपसे सवाल। अगर आप मास्टर हैं, कहीं टीचर हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं या कुछ हैं, तो उससे भी आपसे तो ये सवाल पूछेगा ही, क्या जी स्कूल की स्थिति बदहाल है? अक्सर ये कहा जा रहा है कि शिक्षा बिहार की प्राथमिक शिक्षा बहुत गड़बड़ है, यहाँ की स्थिति भयावह है, न स्कूल में शिक्षक हैं, न विद्यार्थी हैं, न तमाम चीज़ें हैं, और स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही है। क्या आपको लगता है कि यह सच है? आप अगर शिक्षक भी हैं, नहीं भी हैं, फिर भी आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है। आपको बहुत स्वीकारते हुए अपनी बात रखनी है कि सर, संसाधनों के व्यापक होने के बावजूद, शिक्षकों की संख्या बढ़ने के बावजूद, निचले तबके में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं हुई, शिक्षा की जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। इस कारण से बच्चों की उपस्थिति कम हो रही है और शिक्षक भी इस कारण से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या इन तमाम चीज़ों की कमियों का मूल कारण मैं मानता हूँ कि समुदाय में या समाज में या उस निचले तबके में शिक्षा के प्रति कोई धारणा बन ही नहीं रही, क्योंकि शिक्षा को नौकरियों से जोड़ा जा रहा है और माना जा रहा है कि अब शिक्षित होकर करेंगे क्या, नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो पढ़ के होगा क्या, अंतोगत्वा मजदूरी करनी।
इससे अच्छा है कि क्यों स्कूल भेजें, उससे अच्छा वो थोड़ा सा कुछ कमा ले, कहीं काम कर ले, तो उससे उसको फायदा होगा। ये जो मानसिकता बनी हुई है सबसे निचले तबके में, इस कारण से उस तबके की शिक्षा व्यवस्था बहुत बुरी अवस्था में, और इसी कारण से वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। वो स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति या संसाधनों के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, दबाव नहीं बनाते हैं, और इस कारण से प्रशासन भी इसमें बहुत अधिक एक्टिव नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर वो समुदाय, वो निचला तबका अगर जागरूक और शिक्षा के महत्व को समझेगा, तब जाके वो अपने आप प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता, उपस्थिति, शिक्षक, तमाम चीज़ें रास्ते पे आ जाएंगी। ऐसे इसलिए कि सर प्राइवेट स्कूल्स में उसके गार्जियन, उसके माँ बाप चाहते हैं कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, अच्छा नंबर लाएं, क्योंकि वो शिक्षा के महत्व को जानते हैं कि शिक्षा से वो अगर नौकरी पाए न पाए, बेहतर रोजगार या बेहतर काम या उसको जीवन में अपने तमाम संघर्षों के प्रति एक धारणा बनेगी, उसमें एक काम करने की क्षमता आएगी, जिससे वो हर जगह सफल होगा। लेकिन निचला तबका इससे अभी भी अनभिज्ञ है। इसलिए उसमें इस बात की धारणा बननी चाहिए कि शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं, एक सफल इंसान बनने के लिए भी जरूरी है। चाहे वो स्किल्ड मजदूर बने ही क्यों ना, वो कहीं दुकान ही क्यों न खोले, कहीं कोई रोजगार क्यों नहीं करे, लेकिन शिक्षा हर जगह काम करता है। लेकिन निचला तबका इन चीज़ों से अनभिज्ञ है। इसका एक और कारण है कि उस निचले तबके में जो शिक्षा के प्रति जो माहौल है, जो उनके उस पूरे समाज में जो शिक्षा, बच्चों को शिक्षा दिलाने की जो जिज्ञासा है, जो इच्छा है, वो बहुत कम है। इसलिए कम है कि वहाँ कोई प्रेरक तत्व नहीं है। वैसे इधर कुछ प्रेरणा मिली है, कुछ स्त्रियों को, कुछ लोगों को गांव की छोटी मोटी नौकरियां मिली हैं शिक्षित होने के कारण, जिससे शिक्षा का स्तर, संख्या बढ़ी है, लेकिन हम उस हद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन हम जल्दी ही यह धारणा यहाँ बदलेगी और तमाम शिक्षा व्यवस्था के तमाम पहलू मजबूत होंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आपको बढ़ना है। और अगला सवाल है कोरोना संकट का कारण। यह आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल। इससे तो हर विद्यार्थी को इस पर एक व्यू तो रखना ही होगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा फंसाने के लिए, आपको हमेशा द्वंद्व में रखा जाएगा। क्या जी कोरोना संकट के लिए वर्तमान में जो कोरोना की जो महामारी है और उससे जो तमाम तरह के जो अराजक स्थिति पैदा हुई, क्या उसमें सरकार जिम्मेवार है? चुप रहिएगा तो अगला सवाल हो जाएगा। फिर उसी से पूछेंगे क्या स्वास्थ्य सेवा बहुत स्थिति चरमराई हुई है, आर्थिक बदहाली है, सरकार की नीतियों में कमी के कारण अप्रवासी मजदूर प्रभावित हुए, तमाम तरह के कोरोना और उससे व्यापक रूप से संकट पैदा किया है। क्या आपको लगता है इसमें सरकार जिम्मेवार है? हम पहले ही कह चुके हैं कि सरकार को कभी भी कटघरे में नहीं खड़ा करना है। आपको सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी है। इसमें तमाम चीज़ों को स्वीकारते हुए कि सरकार अपने हद से, अपनी तरफ से तो बहुत से उपाय किए हैं, लेकिन इन उपायों का हम लोग, यहाँ के लोगों ने, हम लोगों ने सही ढंग से अनुपालन नहीं किया है। व्यक्तिगत जो हमारी जवाबदेही होनी चाहिए, न हम लॉकडाउन का सही से पालन कर पाए, न हम आर्थिक रूप से जो व्यवस्थाएं थी उसको हम सही ढंग से लागू नहीं कर पाए, स्वास्थ्य सेवाओं में आई कमी को हम सही ढंग से सरकार पर दबाव नहीं डाल सके और उसके लिए उपाय नहीं कर सके। यानी कि अपने ऊपर ही लेना है कि कोरोना संकट के जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें हम जिम्मेवार हैं, सरकार जिम्मेवार नहीं है। सरकार क्यों होगा भी क्यों? सरकार कौन है? सरकार तो हम ही हैं, हमसे है सरकार। सारी चीज़ों के केंद्र में तो हम हैं, क्योंकि संविधान के केंद्र में हम भारत के लोग, भारत को। तो इस तरह से अपना ही मानना होगा। सरकार कोई बाहरी नहीं है, वो तो हम ही में से कोई है और सरकार हम चुनते हैं, हम बनाते हैं। ब्यूरोक्रेसी सरकार और हम सारे हमसे है, तो जिम्मेवारी हमारी है कि सरकार अगर कहीं कमजोर पड़ती है तो हम कहीं कमजोर हैं, हम में कहीं कमी है, तभी सरकार कमजोर है, तभी ब्यूरोक्रेसी कमजोर है। इसलिए आपको सारी चीज़ों में अपने के ऊपर जिम्मेवारी लेते हुए
बहुत ही सलीके से, बिना आक्रामकता दिखाए हुए, ईमानदारी से जवाब देना ही होगा। और इस तरह से आप इन पांचों तत्वों पर मेरे क्लिप को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, और इसके बाद अपना एक व्यू तैयार कीजिए। सवालों को सोचिए, बातों को समझिए, और उसके बाद आप इससे बैठे बैठे अकेले में गुफ्तगू कीजिए कि ऐसा अगर सवाल होगा तो ऐसा जवाब होगा, क्योंकि यह आपके इनर कॉन्शस में जाके बैठता है। आप अपने मन में जो सवाल जवाब करेंगे तो वो आपके अंतर आत्मा में जाएगा, आप इनर कॉन्शस में रहेगा, और इनर कॉन्शस में जब रहेगा तो इंटरव्यू बोर्ड आपसे किसी भी तरह का सवाल पूछेगा तो आपके इनर कॉन्शस से जवाब आएगा। आप महसूस कर चुके होंगे पीटी और मेंस के तमाम एग्जामों में कि आप कुछ भी पढ़ लें, कितनों रिटन प्रैक्टिस कर लें, कितनों आप किताब पढ़ लें, आपके पीटी या मेंस में वही आप लिखते हैं जो आपका मूलभूत होता है, जो आपकी गाढ़ी कमाई होती है, जो आपकी इनर कॉन्शस में होता है। इंटरव्यू बोर्ड तो इसीलिए है ही, वो आपके अंदर जाता है। इंटरव्यू को ही हिंदी में अंतःवीक्षण कहते हैं। वीक्षण में भीतर देखते हैं कि आपके भीतर क्या है गाढ़ी कमाई, और यही 5 तत्व आपकी गाढ़ी कमाई का आधार बनेंगे। लेकिन इसको आपको रटने घोटने की जगह पर आपको आपस में ही, अपने में ही सोचना होगा कि ऐसा सवाल ऐसा जवाब, तब जाके आपका एक व्यू बनेगा। और ऐसे ही सवालों से आप कुछ भी पूछा जाएगा तो आप अपने आप बहुत बेहतर जवाब देंगे और क्लासिकल देंगे, नंबर आएगा ही आएगा। इसलिए आपको इस चीज़ों पर चिंतन करने की जरूरत है, और यह रातों रात नहीं हो सकता है। आपको अकेले में बैठकर ही सब चीज़ों को सुनना होगा। पढ़ते रहिएगा, कितनों पढ़िएगा, जब तक आप चिंतन नहीं कीजिएगा, आप किसी चीज़ को विचार नहीं कीजिएगा, तब आप बेहतर जवाब नहीं दे सकते हैं। लेकिन और इसके बाद मैं इसी तरह से कई मुद्दों पर बात करूंगा। बहुत से मुद्दे हैं, अब इंटरव्यू का डेट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच में मैं क्लिप में अक्सर आपको देता रहूँगा। मेरा यह चौथा क्लिप है। इससे पहले भी मैं 3 क्लिप्स में बता चुका हूँ कि इंटरव्यू में क्या क्या करना चाहिए। और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक से मेरा मनोबल ऊंचा होगा, और मैं और भी मेहनत कर, और भी विचारों में मंथन कर बेहतर से बेहतर आपको बताने की कोशिश करूँगा।